क्राइम की दुनिया में बहुत सारे ऐसे फ्रॉड और स्कैम के केसेस हुए हैं जिसमें फ्रॉड और स्कैम को अंजाम देने वाला शख्स जो है बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, ऐसा नहीं हुआ। अभी 2 दिन पहले मैंने एक कहानी सुनाया था जिसमें एक साधारण सा बीकॉम किया हुआ शख्स जो एक समय में साधारण से परिवार से था, स्कूटर पे घूमा करता था, सेल्स एजेंट का काम किया करता था, लेकिन किस तरह से उसने अपने दिमाग से, चतुराई से जो है शेयर मार्केट में कदम रखता और फिर शेयर मार्केट में कदम रखने के बाद अपने तेज़ दिमाग के कारण जो है वह बैंकों को लगभग 4,000 करोड़ का चूना लगाता है और ख़ुद जो है एक शेयर मार्केट के फील्ड में एक गुरु के रूप में वह उभर कर सामने आता है। अरशद मेहता का स्टोरी जो मैंने 2 दिन पहले ही डाला था। आज की कहानी भी एक ऐसे ही एक कहानी है जिसमें एक शख्स जो 5वीं फेल रहता है और 5वीं फेल होने के बावजूद भी वह लगभग 15 ऐसी लड़कियों से शादी करता है जो कि एक प्रोफेशनली सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो कोई डॉक्टर, तो कोई मतलब एकदम ही एक प्रोफेशनल और पढ़ी लिखी लड़कियां रहती है और वह उन लगभग 15 लड़कियों को जो है अपने झांसे में फंसाता और उनसे बाकायदा शादी करता है और फिर शादी करने के बाद जो है उनके सारे गहने और बाकी चीज़ें लूट करके निकल जाता है। 15 लड़कियों से शादी करने के बाद 9 लड़कियां वेटिंग लिस्ट में रहती है, तभी जो है एक लड़की उसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर देती है और फिर जो है वह पुलिस के हत्थे चढ़ता और फिर सारा वह कहानी सुनाता है। आज की कहानी हम इसी शख्स के ऊपर आधारित है जिससे हम लोग कहानी के जरिए जानने का कोशिश करेंगे कि एक साधारण 5वीं फेल शख्स किस तरह से जो है प्रोफेशनली पढ़ी लिखी लड़कियों को से शादी करता था और किस तरह से जो है वह पुलिस के हत्थे चढ़ा। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज़ में ऐसे ही एक दिलचस्प कहानी सुन रहे हैं। दरअसल आज की कहानी जो है बेंगलुरु से शुरू होती है। बेंगलुरु में एक लड़की थी जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। वह शादी के लिए मैट्रिमोनियल साइट पर जो है अपना रजिस्ट्रेशन करती है और फिर जो है लड़के देखना शुरू करती है और ख़ास करके वह जो है लड़के जो पसंद करती है वह सारे डॉक्टर के फील्ड के रहते हैं। तभी एक लड़का उसको पसंद आता है और फिर जो है वह उसी साइट पर रिक्वेस्ट भेजती है और रिक्वेस्ट भेजने के बाद जो है उस लड़के के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है और फिर धीरे धीरे जो है नंबर उसी साइट पर एक्सचेंज होता है और फिर ये लोग बातें करना शुरू कर देते हैं और सब चीज़ ठीक चल रहा था। और पैसे से भी जिस लड़के को उसने पसंद किया था वह डॉक्टरी में फिजिशियन था और जो लिस्ट भी उसने जो चूज़ किया था उसमें कोई फिजिशियन तो कोई पेडिशियन, मतलब वो डॉक्टर का ही लाइन का जो सारे लड़के थे, लेकिन उसमें एक लड़का उसको पसंद आता है जो फिजिशियन था और सब चीज़ ठीक चलता है। धीरे धीरे इन लोगों में बातचीत सब शुरू हो जाता है और तभी दिसंबर 2022 पहुंच जाता है। दिसंबर 2022 में दोनों मिलने का मन बनाते हैं और मिलने के लिए जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलुरु से जो है मैसूर पहुंच जाती है क्योंकि वह लड़का जो था वह मैसूर का रहने वाला था। और मैसूर पहुंचने के बाद सारा वह दोनों एक दूसरे के साथ घूमते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और लड़की को जो है उस लड़का काफ़ी पसंद आ जाता है। सीधा साधा लड़का रहता है और ख़ुद वह लड़का जो है डॉक्टर, तो एक तरह से मिलाकर के जो लड़की ने जो सोचा था जिस तरह का उसको लड़का चाहिए था वह उसको मिल जाता है। अब दोनों अपने घर वालों से बातचीत करते हैं, तभी शादी का जो है डेट फिक्स हो जाता है और लड़की जो है मैसूर में उस लड़के के साथ मिलने के बाद, टाइम स्पेंड करने के बाद, घूमने फिरने के बाद जो वापस बेंगलुरु अपने जॉब में आ जाती है और इन लोगों का जो है शादी जो फिक्स होता है वो 28 जनवरी 2023 को फिक्स होता है। लड़का ने पहले ही बता दिया था कि उसके माता पिता है नहीं, लिमिटेड रिलेशन है, तो शादी में जो है गिने चुने 8-10 लोग ही आ पाएंगे। उसके बाद दोनों का जो है विशाखापट्टनम में शादी हो जाता है क्योंकि जो लड़की थी वह बेसिकली विशाखापट्टनम से थी। उसके सारे परिवार, माता पिता जो है विशाखापट्टनम में रहा करते थे और लड़का का जो था वह मैसूर से था, लेकिन विशाखापट्टनम में जो है शादी दोनों का फिक्स हो जाता है। लड़की वालों के घर की तरफ से काफ़ी मेहमान थे, लेकिन लड़का वाला जो पहले ही बता चुका था कि मेरे माता पिता है नहीं और कुछ लिमिटेड रिलेशन है, तो इसीलिए वो 8-10 लोगों के साथ ही उस विशाखापट्टनम में शादी करने पहुंचता है। शादी होता है धूमधाम से। उसके बाद जो है वापस लड़की जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहती है वह लड़के के साथ मैसूर आ जाती। रेंट के घर पर जो लड़का रहा करता था वहाँ उसको लेकर के जाता और जब लड़की ने उससे यह पूछा कि तुम रेंट के भाड़े के रूम पर क्यों रहते, तो वह बताया कि जो है माता पिता का जो ज़मीन जायदाद है वो उस पर डिस्प्यूट चल रहा है, मेरे चाचा लोगों के साथ जो है केस चल रहा है, इसीलिए हम लोगों को कुछ दिनों के लिए इसी रेंट के रूम में रहना पड़ेगा। लड़की ने भी कुछ
ज़्यादा जवाब नहीं दिया। वो भी सोची कि हाँ हो सकता है इसके माता पिता है नहीं और शायद जो पैतृक ज़मीन है उस पर जो है चाचा लोगों के साथ केस फौजदारी चल रहा होगा, इसलिए फ़ैसला भी हुआ नहीं, इसलिए जो है या रेंट पर आ रहा है। खैर 2-3 दिन बीतता है और तभी जो है जो लड़का रहता है वह बताता है अपनी पत्नी को, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहती है, उसको यह बताता है कि मुझे मुंबई से फ़ोन आया और मुझे तुरंत निकलना पड़ेगा कि इम्पोर्टेंट सर्जरी है और तुम यहाँ सब चीज़ देखते रहना। हाँ, और कोई भी अगर शख्स घर पर आए और मेरा फ़ोन नंबर या फिर जो है मेरा एड्रेस मांगे तो तुम मत बताना कि मैं मुंबई गया हूँ, क्योंकि एक तरफ से तुम देख रही हो सारा प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा, बहुत सारे ऐसे दुश्मन हैं, तो हो सकता है जो दुश्मन ही हैं वही लोग मेरा एड्रेस मांगने के लिए आए और फिर कुछ भी हो सकता है, इसलिए तुम किसी को मत बताना कि मैं मुंबई गया हूँ और तुम भी मुझे फ़ोन मत करना, क्योंकि जो है मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, तो हो सकता है ऑपरेशन सर्जरी के टाइम में मैं तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं करूँ, तो मैं खुद ही फ़ोन करूँगा, तुम फ़ोन मत करना। फिर वह शख्स जो है अपनी पत्नी को सारी बातें बोल करके वहाँ से अपने घर से निकल जाता है। और एक दिन जिस दिन वह बोल करके निकला था उस दिन तो शाम में वो अपनी उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर बीवी से बात करता है, लेकिन अगले दिन से जो उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं, जब वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर बीवी अपने पति डॉक्टर को फ़ोन करती है तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। लगभग 3-4 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। तभी अचानक एक दिन उसका ध्यान जाता है कि जो वह ज्वेलरी सारा सामान जो अपने विशाखापट्टनम में शादी के बाद जो उसके घर वाले मायके वालों ने दिया था उसको वह चेक करे, उसको मतलब एक कहीं पर रखे घर में अलमारी में। जब वह चेक करने बैग जाती है तो देखती है कि सारे सोने चांदी जेवरात जो रहते हैं वह बैग में है नहीं। अब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। एक तरफ 2-3 दिन से जो है पति से बात नहीं हो पा रही है, वह मुंबई बोल करके गए और उनका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। इस तरह से लगभग 1 हफ्ता बीत जाता है। फिर वह नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाती है और फिर जो है सारा रिपोर्ट अपने पति के अगेंस्ट में और जो ज्वेलरी लेकर के आई थी वह गायब होने का रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस के पास कोई सबूत था नहीं कि जो उसका पति रहता उसके अगेंस्ट में, लेकिन एक फ़ोन नंबर था उसका। पुलिस जब उसके पत्नी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो रहती है उसकी पत्नी उससे जब फ़ोन नंबर उस डॉक्टर का पति का लेती है और उस फ़ोन नंबर का जब डिटेल CDR रिपोर्ट चेक करती है तो पता चलता है कि उसमें कोई भी किसी भी शख्स को जो है उस नंबर से आउटगोइंग कॉल नहीं गया। जितने भी कॉल आते थे उसमें उस फ़ोन नंबर में सिर्फ इनकमिंग कॉल आते थे। पुलिस भी हैरान की। तभी पुलिस जो उन सारे फ़ोन नंबर डिटेल्स जो उस मोबाइल में रिफ्लेक्ट होते सभी को एक-एक करके चेक करना चालू करती है। तब पता चलता है कि जो है इसमें जितने भी कॉल आए हुए सारे कोई ना कोई महिला का फ़ोन है, मतलब पुरुष का किसी का भी कॉल उस नंबर पे नहीं आए हैं। अब पुलिस जो है उन सारे नंबरों को जो महिलाएं रहती है अब उन एक-एक करके उन लोगों से मिलने सोचती है और फिर एक-एक करके उन लोगों से कांटेक्ट करती है, लेकिन कोई भी महिला जो है जो उसके पति के बारे में बताने के लिए राज़ी नहीं होती है। तभी पुलिस जो है रिक्वेस्ट करती है बहुत सारी महिलाओं से और यह बताती है कि हम लोगों के बीच में जो बातचीत होगा वह मैं पब्लिक होने नहीं दूंगा। आप किस कारण से उस शख्स को कांटेक्ट कर रहे थे वह बताइए। तब कुछ महिलाएं जो है बताने के लिए राज़ी होती है। तब वो बताती है कि अलग अलग जो महीने अलग अलग काफ़ी समय पहले उन लोगों का शादी भी उसी शख्स के साथ हुआ था जिस नंबर पर वह कॉल कर रही थी, और वह शख्स ऐसे ही शादी के 2-3 दिन के बाद जो है सारे गहने जेवरात अपने साथ लेकर के जाता था और यही बोल करके जाता था कि वह मुंबई जा रहा है, एक सर्जरी है और तुम मुझे कॉल मत करना क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं हो सकता है सर्जरी में हूँ तो फ़ोन नहीं उठाऊँगा, और कोई भी शख्स अगर घर पर आए तो मुझे किसी को मत बताना कि मैं मुंबई सर्जरी करने गया हूँ, क्योंकि जो पैतृक ज़मीन पर डिस्प्यूट चल रहा, बहुत सारे ऐसे दुश्मन हैं, तो इस कारण से किसी को भी मत बताना जो घर आए शख्स मेरे बारे में पूछने के लिए। तो जब पुलिस को ये सारा चीज़ समझ में आता है तब पुलिस समझ चुकी थी कि जो है वह शख्स जो है इस तरह से बहुत सारे लड़कियों को जो है शादी का झांसा में फंसाता है और उसके बाद जो है सारे गहने जेवरात लूट करके और वही बातें बोल करके कि मुझे कॉल मत करना और कोई भी शख्स अगर घर पर आए तो मेरे बारे में मत बताना, वो सारा चीज़ लूट करके निकल जाता है। पुलिस ने उस कॉल डिटेल का सारा जब चेक किया तब पुलिस के पास यह इन्फॉर्मेशन आई कि लगभग 15 शादियाँ वह पहले भी कर चुका है और उन 15 शादियों में से लगभग 3 पत्नियों के बच्चे भी हैं, यानी वह 3 पत्नियों का बच्चों का बाप भी, और बाकायदा 9 लड़कियां जो ऐसी लड़कियां थी जो अभी वेटिंग लिस्ट में थी, यानी जिससे बातचीत चल रहा था शादी का, और फिर शादी के बाद जो है वैसे ही वह
उन लोगों के साथ भी करता, उन लोगों का भी गहने और बाकी चीज़ें लूट करके वह निकल जाता। अब पुलिस जो है उस शख्स का बैकग्राउंड खंगालती है कि वह शख्स बेसिकली है कहाँ का। तभी पता चलता है कि वह शख्स जो है बेंगलुरु का है और उसके परिवार में केवल माँ है। एक ही नंबर आउटगोइंग में दिखाता है। उस सारे फ़ोन नंबर उस शख्स का जो रहता है उसमें एक ही कॉल ऐसा रहता है जो आउटगोइंग पर गया रहता है। एक ही नंबर जो है आउटगोइंग रहता है और जब पुलिस उस नंबर पर कॉल करती है तब उससे बात करती है तो वह बताता है कि तब पता चलता है कि जो शख्स लगभग 15 महिलाओं से शादी करके उसके सारे जेवरात और सारी चीज़ें लूट करके चल गया रहता है। दरअसल उसका नाम जो है महेश बी नायक रहता है और वह जो है 5वीं फेल रहता है। बचपन से ही उसके माता पिता का बनता नहीं था, इसीलिए वह घर छोड़ करके निकल जाता है। और घर छोड़ के निकलने के बाद जो है एक दिन जब वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो ऐसे ही कोई शख्स जो है शादी करके जो है दुल्हन को लूट लिया रहता है। और जब वह यह न्यूज़ पढ़ता है तो उसको भी एक आइडिया मिल जाता है कि वह ऐसे ही जो है शादी करके लड़कियों को लूटेगा और फिर जो है पैसे जो है सारे जेवरात और सोने चांदी जो है वो ले करके गायब हो जाएगा। दरअसल उसका जो महेश बी पटनायक का जो अंग्रेजी था वह लगभग थोड़ा सा ठीक था, इसीलिए वह ऐसी लड़कियां जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर जो काफ़ी पढ़ी लिखी लड़कियां रहती थी उन लोगों को अपने झांसे में ले लेता था और किसी को डाउट नहीं होता था वह लड़का जो है 5वीं फेल है और एक डॉक्टर नहीं है। वह हर लड़की को कभी जो डॉक्टर कभी इंजीनियर ऐसा बोल करके फंसाया करता था। खास करके महेश बी पटनायक उस तरह के ही औरतें और लड़कियों को फंसाया करता था जो अमीर घर की लड़कियां हो और ख़ास करके जो जिनका अपने पति से डाइवोर्स हो चुका है। और क्योंकि जो इस तरह की अमीर घर की लड़कियों से वह ज़्यादा पैसे ऐंठ पाएगा और दूसरा जो है इस तरह की जो लड़कियां इस तरह की जो है डाइवोर्स महिलाएँ जो है अपने साथ हुए उस गुनाह को जो वह गुनाह को अंजाम देता था वह पुलिस तक नहीं पहुंचेगा और ना ही दुनिया को बताएगी। इस तरह से जब पुलिस को सारा ही महेश बी पटनायक का जो जानकारी उसका बैकग्राउंड और जब सारा चीज़ पुलिस के पास खबर मिल जाता है कि वो लगभग 15 शादी पहले ही कर चुका और लगभग 9 शादियाँ उसके लिस्ट में है, 9 लड़कियाँ को वह फंसाने के कगार पर है, तब पुलिस जो है उसको दबोचने का जो है अभियान तेज़ कर देती है। और जब अभियान तेज़ करती है तो 9 जुलाई 2023 को पुलिस उसको गिरफ़्तार कर लेती है और फिर जो है उसको गिरफ़्तार करने के बाद सारा पूछताछ करती है तो वह पूछताछ में यह कबूल करता है। और दरअसल जो सारे पैसे जो वह दुल्हनों को लूटने के बाद वहाँ से लेकर के निकलता था उससे जो वह एक ऐशो आराम का ज़िंदगी, एक रईस ज़िंदगी बिताता था। वहाँ से दुल्हन को लूटने के बाद जब वो निकलता था तो फिर वह दूसरे शहर पहुँचता था और दूसरे शहर पहुँचने के बाद फिर एक जो है एक महंगी होटल में चेक इन करता था और फिर एक रईस का ज़िंदगी बिताता था। और रईस का ज़िंदगी बिताने के बाद जब उसके पास पैसे कमी होते थे तो ऑलरेडी वह दूसरे दुल्हन का एक झांसा में फंसा लिया रहता और फिर वहाँ पर जो है उस तरह का जो है दुल्हन के साथ जो है फ्रॉड करने का लिए वह रेडी रहता था। तो इस तरह करके जो है वह लगभग 15 लड़कियों को दुल्हनों को लूट चुका था। 9 लड़कियां जो है उसके अभी जाल में फंसने वाली थी और लगभग कर्नाटक, आंध्रा और राज्यों से मिला करके लगभग 15-20 जो लड़कियां थी उसके जो है जालसाजी में फंस चुकी थी। तो आज की कहानी यही थी जिसमें एक 5वीं फेल शख्स किस तरह से अपने मतलब तेज़ दिमाग के कारण और एक थोड़ी बहुत अंग्रेजी अच्छी होने के कारण जो है ऐसे अच्छे पढ़े लिखे लड़कियां जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो कोई डॉक्टर कोई अलग अलग फील्ड में एक महारत हासिल की हुई थी उन लड़कियों को फांस लेता था और फिर फांसने के बाद जो है शादी करता था और शादी करने के बाद जो है वह उनको 2-3 दिन के बाद सारा जेवर और पैसे लूट करके वहाँ से निकल जाता था। और दरअसल जब शादी के समय जो 9-10 जन को शादी में जो अपनी तरफ से वो ले करके जाता था, ऐसे तो वह पहले ही बोल चुका था कि उसके माता पिता है नहीं, कुछ ही रिलेशन और रिलेटिव जो हैं, तो वह इसलिए वह 9-10 ही लोगों को ही अपने साथ लेकर के जाता था। वह भी 9-10 लोग जो थे वह भाड़े के रहते थे। वह उन लोगों को कुछ पैसे दे करके किसी को अपना भाई, किसी को अपना बहन, किसी को अपना दादा और काका बना करके शादी में लेकर के जाता था और वे लोग भी चल जाते थे, पैसे भी मिलता था और जो है पार्टी में अच्छे खाने भी मिलता था। एक रईस का ज़िंदगी ही 2-3 दिन बिताने मिलता था, तो वे लोग भी इसके झांसे में आ जाते थे और कुछ पैसे भी दे दिया करता था। इस तरह से जो है इसका सारा कारनामा जो है 10 सालों से लगभग चलते रहा, लेकिन कोई भी लड़की ने, कोई भी दुल्हन ने जो है पुलिस कंप्लेन नहीं किया, क्योंकि कोई भी दुल्हन, कोई भी लड़की यही सोचती थी कि अगर वह इस तरह की बातें थाना में जा कर के कंप्लेन करेगी तो लोग उस पर हंसेंगे, क्योंकि एक तो जो है वह उसका शादी हुआ और उसके बाद जो है वही दुल्हन उसको
उसका सारा जेवरात सोने चांदी लूट करके लेकर के चल गया। तो इसके बाद जो है उसका दूसरा शादी होने में, कहीं और जगह शादी होने में तकलीफ़ आएगी, रुकावटें आएगी और लोग भी एक हंसी का पात्र बनाएंगे। तो इसी के कारण जो है कोई भी दुल्हन इन 10-12 सालों में उसके अगेंस्ट में कंप्लेन नहीं की थी। लेकिन एक दुल्हन 2022 में जब उसके साथ फ्रॉड होता है, उसको डाउट होता है, शक होता है, वह तुरंत जा कर के पुलिस कंप्लेन करती है और पुलिस जब उस दिए हुए नंबर के थ्रू सारा डिटेल्स चेक करती है तो इस महेश बी नायक का कच्चा चिट्ठा खोलती है और उसके बाद जो है 2023 में इसको गिरफ्तार करके जेल भेजती है। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।